देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये पहला पार्ट है। इसी तरह से इसके 4 पार्ट और हैं जहां पर आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल 250 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपको 5 अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सबसे पहले किसका अप्रूवल लिया जाता है। तो देखिए, टेक्निकल सैंक्शन से पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है। उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी हेड होता है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी परमिशन सबसे पहले ली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, या कोई क्रिकेट स्टेडियम है, कोई मॉल है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड होती हैं। तो जहाँ लोग आ गए वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी अपने आप आ जाती है। तो सबसे पहले जो है, जो लोगों के हेड होते हैं, माने जाते हैं डीएम या इस तरह के लोग, उनसे सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन सबसे पहले होता है। यहाँ से परमिशन मिलने के बाद वित्त वगैरह देखा जाता है और तब टेक्निकल सैंक्शन की बारी आती है, जो हमारे टेक्निकल के हेड होते हैं। अब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव या सुपरिटेंडेंट, इन लोगों से हम अप्रूवल लेते हैं। तो ये सीक्वेंस है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है अक्सर कि सबसे पहले हम किससे पूछेंगे, तो वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक। फिर इस तरह से अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये प्रोजेक्ट जैसे काम चल रहा है तो काम करते करते हम देखते हैं कि फ़ंड जो है वो कम पड़ रहा है, तो उसको फिर दोबारा उसके लिए अपील करो कि इस फंड को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, पर सबसे पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो एस्टिमेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एस्टिमेट का आमतौर पे मतलब ये होता है कि अनुमानित लागत कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट की, तो एक आइडिया लग जाए कि हाँ इतना खर्चा आ सकता है यार। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगी। स्पेसिफिकेशन का मतलब है बारीकियाँ, डिटेल्स उस प्रोजेक्ट की, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितनी लगेंगी, कितने दिनों तक काम चलेगा, लेबर कितना लगेगा, इंजीनियर का कितना खर्चा आएगा, सब कुछ। मतलब रेट्स ऑफ आइटम हो गया, यानी आज की तारीख में मार्केट में जो चीज़ें हैं उनकी क्या रेट्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। और ड्राइंग की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक कमरा आप ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं और एग्जैक्टली वही कमरा आप ऊपर बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर में, तो इतने में ही फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों का। जब हम पूरा बारीकी से देखते हैं तो पैसों का फ़र्क इतने छोटे से चीज़ में ही पड़ रहा है, तो जब कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे 100-100, 150-150 कमरे बनेंगे तो वहाँ क्यों नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ड्राइंग की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ऑल ऑफ दीज सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये तो फिर भी 3 है, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि एक अनुमानित लागत क्या हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। तो ये जो टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेशन में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा सकूँ। लगा रखे मैंने, आप देखेंगे इसमें वीडियो में आगे। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब साफ है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस में मेज़र की जाए ताकि हमें एक आइडिया लग जाए। ठीक है। अब हर चीज़ के लिए एक एप्रोप्रिएट चीज़ बनी हुई है। अब जैसे हम लोहा खरीद रहे हैं, हम सरिया खरीद रहे हैं, तो उसको हम मीटर क्यूब में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब में उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। उसका सेंस बनेगा वेट में। तो या तो हम सरिया को किलो में खरीदेंगे, और क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े होते हैं तो किलो भी वहाँ पे ठीक नहीं बैठेगा, वहाँ पे क्विंटल ठीक बैठेगा। तो इसीलिए जब हम रीइंफोर्समेंट परचेज़ करते हैं तो उसका हिसाब किताब हम क्विंटल में करते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट की कहानी सीधी सादी ये है कि हम हर चीज़ को एक यूनिट देना चाहते हैं ताकि हमारा काम एक फ्लुएंसी से चले। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि स्क्वायर मीटर किसका होगा, तो सबका अलग अलग होता है। तो पॉइंटिंग वर्क इसका सही आंसर है। पॉइंटिंग वर्क जो है वो स्क्वायर मीटर में किया जाता है। पॉइंटिंग क्या होती है, जो हम एक बार जब चिनाई कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि मसाला खुरेदते हैं। मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पॉइंटिंग का काम होता है। ये मेसनरी हो गई। अब ये हम यहाँ से ये जो मसाला जो दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे, ये खुरेद के बाहर निकाल दिया। अब इसको दोबारा एक रिच मोर्टार से भरते हैं। ये वाला जो मोर्टार है जिससे भरा जा रहा है, और ये जो पहले से इसमें फिल हो रखा है, उसमें फ़र्क होता है। रिच मोर्टार से इसलिए भरते हैं ताकि एक तो अपीयरेंस अच्छी आए और दूसरा उसको स्ट्रेंथ अच्छी मिले बाहर से। तो इस काम को पॉइंटिंग बोलते हैं और इसका मेज़रमेंट होता है मीटर स्क्वायर में। जैसे ये पॉइंटिंग हो रखी है तो इसको मीटर स्क्वायर में बताएंगे कि कितना मीटर स्क्वायर हमने पॉइंटिंग किया।
ठीक। तो इसी तरह से ये जो सारे काम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे मीटर स्क्वायर में होते हैं। जैसे पॉइंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, वाइट वॉशिंग जो चूने से करते हैं हम, प्लास्टरिंग हो गया और फ्लोर फिनिशेस हो गया। ठीक, तो ये सारे मीटर स्क्वायर में जाते हैं। अब मीटर स्क्वायर में इसलिए जाते हैं, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, कुछ काम होते हैं जो मीटर क्यूब जैसे दिखते हैं लेकिन उनको कंसीडर करते हैं मीटर स्क्वायर में। उसकी दो वजहें होती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि उस पर्टिकुलर काम की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट वॉशिंग, ये ऐसे काम हैं जिनमें थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए हम इनमें थिकनेस को हटा ही देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे एरिया देखते हैं कि भाई कितने एरिया में पेंट हुआ, कितने एरिया में वाइट वॉशिंग हुई। दूसरी वजह ये होती है कि जो थिकनेस है वो स्पेसिफाइड है। जैसे प्लास्टरिंग है, जैसे प्लास्टरिंग में क्या हो रहा है, थिकनेस, जो थिकनेस है वो स्पेसिफाइड है 12 mm। जैसे पार्टीशन वॉल है उसमें थिकनेस स्पेसिफाइड है 10 सेंटीमीटर, जो पार्टीशन वॉल हम घरों में बना देते हैं ना, तो ये थिकनेस स्पेसिफाइड हो गई। तो इस तरह के केसेस में भी हम मीटर क्यूब न लेके मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक, तो मीटर स्क्वायर के ये केस हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फ्लोर फिनिशेस भी है। अब फ्लोर फिनिशेस क्यों है, देखिए फ्लोर जो बनता है कभी भी वो दो पार्ट में बनता है। फ्लोर का एक पार्ट होता है रिजिड वाला पार्ट जो स्ट्रेंथ देता है उस फ्लोर को, लेकिन उसके ऊपर एक अपीयरेंस दी जाती है अच्छी सी, कभी वुडन फ्लोरिंग दे दी या कोई रिच मोर्टार यूज़ कर दिया ताकि उसको एक अच्छी फिनिशिंग मिल सके। तो इस पर्टिकुलर फिनिशिंग की बात हो रही है, इसको मीटर स्क्वायर में मेज़र करेंगे। इसके नीचे जो कंक्रीट बिछा है, जो स्लैब बन रखी है, वो मीटर क्यूब में जाएगी। ठीक है, तो ये फ़र्क है। इसको आप फ्लोर मत समझना केवल, फ्लोर इन दोनों चीज़ों से मिलके बनेगा। जो रिजिड वाला पार्ट है नीचे, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है एक किस्म से, और ये ऊपर उसकी जो स्किन है जो उसको चमक दे रही है। तो ये सारे काम हैं, और भी बहुत सारे काम हैं मीटर स्क्वायर में, जैसे जैसे आएंगे आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे मीटर क्यूब में जाएंगे। यहाँ पर ए सही होगा। द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ द एंड्स इज। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि ये जो माप के जो है 9D आता है, जो हुक होता है ना, ये पूरा 9D आता है। इसमें 4D और एक D करके आता है। मतलब ये जो पूरा 9D भी लिखा हुआ है ये भी 4D प्लस D से निकल के आता है जब हम इसकी जियोमेट्री को समझेंगे। ये एक तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक तरफ की। तो ये 9D आता है वन हुक का, और बोथ हुक का कह रखा है जब दोनों तरफ से बैंड कर दिया बार को तो 9 और 9 कितना हो गया, 18D हो गया। तो ये टोटल लेंथ हो गई उस पर्टिकुलर बार की। ठीक, तो बोथ लिखा हुआ है तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगर सिंगल लिखा होता तो ऑप्शन ए सही होता। फिर द कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, तो इसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया, यानी जो एक बिल्डिंग का फ्लोर लेवल पे कवर हो रहा है। अब इसमें सारा दीवारें वगैरह सारी आ गई। जैसे सर्कुलेशन एरिया है तो एक मिनट पहले ये देखते हैं। कारपेट एरिया है जैसे, तो कारपेट एरिया में दीवारें नहीं आती। जैसे ये कोई कमरा है, टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ मैं, और ये इसकी दीवारें हैं। तो कारपेट एरिया का मतलब होता है जनरल सेंस में कि जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया दीवार के अंदर वाला, इसमें हम पूरे में कारपेट तो बिछा ही सकते हैं। बिछाते नहीं हैं वो अलग बात है, बिछाएंगे कहीं एक बीच में थोड़ा सा, लेकिन जहाँ बिछा सकते हैं तो वो कारपेट एरिया हो गया। और जब वॉल भी कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर वो प्लिंथ एरिया आ जाएगा फिर पूरा। ठीक है, तो ये प्लिंथ एरिया की बात कर रहा है कि फ्लोर लेवल पे जितना एरिया कवर होता है बिल्डिंग के द्वारा, ये प्लिंथ एरिया है। इसी को हम फ्लोर एरिया भी बोल देते हैं। वैसे फ़र्क होता है दोनों में, लेकिन मोटे तौर पे हम एक ही मान के चलते हैं। ठीक, तो ये फ़र्क है कारपेट एरिया में और प्लिंथ एरिया में। कारपेट में बीच वाला पोर्शन आएगा जिसमें हमने अपनी अलमारी रखी होती है, बेड रखा होता है, टेबल चेयर रखी होती हैं। ठीक, ये कारपेट एरिया में है। और प्लिंथ में वॉल भी आ गई। तो प्लिंथ एरिया में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं। तो जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। और सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, जैसे कहीं पे हमने सीढ़ियाँ बना रखी हैं। सर्कुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो जैसे सीढ़ियाँ हो गई, जैसे लिफ्ट हो गई, ये सारी चीज़ें सर्कुलेशन एरिया में आ जाती हैं। ठीक, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशो, FAR। तो फ्लोर एरिया रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया देखते हैं फ्लोर्स का, टोटल कवर्ड एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर उन्होंने, और डिवाइड कर देते हैं प्लॉट के एरिया से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो D बिल्कुल सही है। और इसको थोड़ा समझ लीजिए,
जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसमें आपने थोड़ा सा बाउंड्री छोड़ के इस तरह से 150 गज पे आपने बिल्डिंग बना दी अपनी, या घर बना दिया छोटा सा, ठीक है। अब 150 गज में आपने ये बनाया और 2 मंजिला मकान बनाया आपने। अब ये तो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, इधर साइड में ये दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने बनाया 2 मंजिला, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो 150 गज तो ऑक्यूपाई किया ग्राउंड फ्लोर ने, और 150 गज ही ऑक्यूपाई किया फर्स्ट फ्लोर ने। तो टोटल कवर्ड एरिया 300 गज है। बस ये समझना है आपको, फ्लोर एरिया रेशो में जितने ज़्यादा फ्लोर होंगे उतना ज़्यादा जो है वो फ्लोर एरिया बढ़ता जाएगा, कवर्ड एरिया। तो भले ही ज़मीन 200 गज थी और उसमें भी हमने ये छोड़ा था बाउंड्री वाला पार्ट, थोड़ा सा घास घूस उगाने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, तब भी कवर्ड एरिया 300 आ रहा है क्योंकि हमने 2 मंजिलें बनाई हैं। 3 बनाएंगे तो ये 450 गज हो जाएगा फिर, ठीक। और नीचे वाला 200 ही रहेगा क्योंकि नीचे आएगा प्लॉट का एरिया। तो यहाँ से पता चलता है फ्लोर एरिया रेशियो कितना है। तो जितना ज़्यादा फ्लोर एरिया रेशियो मतलब उतने ज़्यादा फ्लोर बने हुए हैं वहाँ पे। तो इसके लिए गाइडलाइन भी दे रखी है एनबीसी ने कि कितने आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि ज़मीन ले ली तो फिर बहुत लंबा मकान बना दिया, वो नहीं कर सकते हैं, जगह के हिसाब से। द सेंटर लाइन मेथड इज़ स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। क्या एस्टिमेट करने के लिए हम अडॉप्ट करें, किस तरह की बिल्डिंग, मतलब बेसिकली। तो सेंटर लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरह की बिल्डिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा जो भी बिल्डिंग है, जो उसका ड्राइंग है, वो सिमेट्रिकल हो नेचर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ बड़ा सा है दूसरी तरफ छोटा सा है। सेंटर लाइन मेथड का एक ही रूल है कि सिमेट्री वहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। और सिमेट्री क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे, सिमेट्रिकल टाइप का ना, जैसे आई होता है। अब ऐसा नहीं है कि आई जैसी बिल्डिंग हो, लेकिन सिमेट्री हो, जहाँ पर काट के देखें तो एक जैसा दिखे दोनों तरफ। What are the units of measurement of distance according to Standard of Weights and Measures Act 1956? डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए कोई दूरी मापनी है तो हम उसको किस में बताएंगे, इंचेस फीट में, मीटर सेंटीमीटर में, यार्ड फीट में, या पोल्स या चेन्स में। तो ये तो खैर चेन सर्वेइंग का हो गया, इसमें तो नहीं बताएंगे हम। तो देखिए क्या होता है, इंडिया में तो मीटर सेंटीमीटर ही चलता है। ये जो फीट और इंचेस वाला हिसाब है ये ब्रिटेन में चलता है, वहाँ से वहाँ बहुत चलता था। तो आज जो इंडिया में इसकी एक झलक देखने को मिलती है ना, फीट वगैरह, ये इन्हीं लोगों की देन है, ब्रिटेन की। अदरवाइज़ यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर ही चलता है अभी भी, और आगे भी यही चलेगा, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादातर जो डायमेंशन देखेंगे वो इसी चीज़ में देखने को मिलेंगी, चाहे वो किताब में हो या ग्राउंड पे जब भी काम करेंगे तो आप मोटे तौर पे यही बोलते हैं कि हाँ ये दूरी 12 मीटर है, इस तरह से। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी आम बोलचाल का मैटर नहीं करता यहाँ पे, एक्ट क्या कहता है वो। तो एक्ट के अकॉर्डिंग हम इंडिया में मीटर सेंटीमीटर फॉलो करेंगे। इन एस्टिमेशन द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द सेम इन। तो सेम किस किस में होंगी, वुड वर्क एंड पेंटिंग ऑन वुड वर्क, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, डीपीसी और प्लिंथ वॉल, या फिर पेंटिंग फॉर फुली पैनल डोर और पार्शली पैनल्ड और पार्शली ग्लेज्ड। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, पर अगर हम यहाँ पर क्वांटिटीज़ का मतलब यूनिट ऑफ मेज़रमेंट समझें फॉर एग्जांपल, तो इसका बी ऑप्शन फिर सही होना चाहिए, और बुक में भी इसका बी ही दे रखा है। अगर क्वांटिटीज़ को यूनिट ऑफ मेज़रमेंट कंसीडर किया जाए तो प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग जो है ये दोनों मीटर स्क्वायर में मेज़र की जाती हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था एक स्लाइड में, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो इनमें फ़र्क है। जैसे वुड वर्क जो है ये मीटर क्यूब में भी होता है जो हम काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमें किसी दरवाजे के लिए फ्रेम बनाना है तो वो मीटर क्यूब में जाएगा। लेकिन जो पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग फिर, अब पेंटिंग में भी अलग अलग चीज़ें हैं, कभी ये रनिंग मीटर में भी चला जाएगा क्योंकि वुड वर्क में हो रहा है ये, और कभी ये मीटर स्क्वायर में भी देखा जाएगा, इसमें भी अलग अलग केस हैं। डीपीसी मीटर स्क्वायर में है, लेकिन प्लिंथ वॉल का वॉल है तो ये मीटर क्यूब में जा सकती है। इनमें फ़र्क है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मुझे खुद कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी मैंने कंसिडर कर दिया कि अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट में बता देगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। क्वांटिटी ऑफ अ स्टील बार इन बार बेंडिंग शेड्यूल इज कैलकुलेटेड इन। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनता है, जिसको बार बेंडिंग शेड्यूल भी पढ़ देते हैं हम। तो इसमें स्टील को हम किस में मेज़र करेंगे, तो इसमें हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो पूरे प्रोजेक्ट का नहीं बनेगा। हम बनाएंगे तो एक छोटे से काम का बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट जो है वो
अलग अलग तरह के 100-50 छोटे छोटे कामों से मिलके बनता है। तो एक काम पकड़ लेंगे तो उसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तो वहाँ पे तो हम केजी में ही देखेंगे ना, वहाँ तो क्विंटल में जाएंगी नहीं चीज़ें। तो इसलिए किलोग्राम जो है वहाँ पे अप्रोप्रिएट रहता है। डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज लेस देन डैश स्क्वायर। तो प्लास्टरिंग में अगर एरिया, जैसे ये कोई दीवार है और इस पे एक छोटा सा छेद है, और अभी ये बात हो रही वन साइडेड की, ये छेद ऐसा है कि दूसरी तरफ से नहीं दिख रहा है, ये दीवार बाहर से है, बाहर से छेद दिख रहा है, अंदर से नहीं दिख रहा है। तो अगर इस छेद का एरिया 0.5 स्क्वायर से कम है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर नहीं करने का मतलब ये है कि इस दीवार का जो एरिया होगा उसके हिसाब से हम अपना प्लास्टरिंग का मटेरियल तैयार कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम इनको माइंड नहीं करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, भाई 10 लोगों का परिवार है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है जो अंडर 5 एज है, अंडर 5 ईयर है, मान लेते हैं 2 साल का है, एक रोटी खाता है वो। अब 10 लोगों का परिवार है, 40 रोटियां बनती है डेली। अब ये बच्चा एक रोटी खाता है और ये आज नहीं खा रहा है खाना, तो ऐसा थोड़ी है कि इसके चक्कर में हम आज कम आटा गूँथेंगे, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटा है तो हम वहाँ पे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो वही वाली बात है कि 0.5 स्क्वायर को हम हटा देंगे अगर इससे कम है, 0.5 से कम है। हाँ, इससे ज़्यादा है तब कंसीडर करेंगे, तब हम उतना कम बनाएंगे मटेरियल। अकॉर्डिंग टू IS 1200 द डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज डन फॉर बोथ द फेसेस इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज। अब यहाँ पे दोनों तरफ से दिख रहा है वो छेद, जैसा मैंने अभी बताया था ना, ये वॉल है और इसमें जो ये होल हो रखा है ये दोनों तरफ से दिख रहा है। तो अब दोनों तरफ से दिख रहा है तो एरिया बढ़ जाएगा इसका। तो अब ये अमाउंट 3 मीटर स्क्वायर लिया जाता है। अब ये कोडल प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें जो है फील्ड में होती हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाकर वो एक नतीजे पे आते हैं कि क्या मैथमेटिकल नंबर रखा जाए। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि पिछले में 0.5 था तो यहाँ डबल कर दो, 1 कर दो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, ये वही जानता है जो एक्सपेरिमेंट करता है फील्ड पे। तो इसके लिए कोडल प्रोविज़न है 3 मीटर स्क्वायर। अगर ये वाला एरिया, ये वाला और प्लस पीछे वाला भी, क्योंकि बोथ हैंड्स है ना, तो दोनों का मिला के अगर ये 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा बैठेगा तभी डिडक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगल साइडेड के लिए 0.5 मीटर स्क्वायर है और बोथ के लिए 3 मीटर स्क्वायर है। सेम केस है प्लास्टरिंग का। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर 2 सेंटीमीटर थिक DPC इज। तो DPC के लिए तो वैसे भी मीटर स्क्वायर ही होता है, पर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो थिकनेस वैसे भी स्पेसिफाइड कर दी उन्होंने। तो जब थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो तब भी मीटर स्क्वायर का ही केस बैठता है। अदरवाइज DPC जहाँ पे भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में ही कंसिडर करेंगे। द टास्क वर्क पर डे फॉर RCC आइटम्स इज। टास्क वर्क क्या होता है, इसको आउट टर्न भी बोलते हैं हम। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर काम है उसको एक आदमी एक दिन में कितना कर पाता है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से। तो जैसे RCC को हम मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में, तो RCC का काम अगर एक आदमी करे एक दिन में तो कितना कर पाएगा। हालांकि एक आदमी करता नहीं है काम, तो 10-20 लोग करेंगे, 100-50 दिन तक करेंगे, पर एक एवरेज निकाला जाता है। तो ये एवरेज ये बताता है कि ये काम कितना हो जाना चाहिए था आज तक, ताकि ये पता चलता रहे कि काम अपने एक रेगुलर पेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो और कोई इंजीनियर को बेवकूफ़ भी ना बना सके कोई मज़दूर की, अरे साहब हमने तो कर दिया काम। तो इंजीनियर को पता होता है कि ये काम इतना किया जा सकता है। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट से निकल के आती हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी ने बोल दिया उठ के कि ये काम तो इतना होना चाहिए। जब मज़दूर करेगा सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, उसका रेस्ट भी देखा जाएगा, सब कुछ चीज़ें कंसीडर करके बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर काम इतना हो जाना चाहिए था एक दिन में। ठीक, तो RCC की बात करें तो इसका होता है 3 मीटर क्यूब पर मैसन पर डे। आउट टर्न भी बोलते हैं इसको। RCC के लिए 3 मीटर क्यूब है। अब अगर यहाँ पे R हटा दें यानी रीइंफोर्समेंट हटा दें तो यही काम जो है हो जाता है 5 मीटर क्यूब। अब ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि RCC में हमें पहले सरिया बिछानी पड़ेंगी और उसके बाद उस पर कास्टिंग होगी, लेकिन सीमेंट कंक्रीट वर्क में हमें सरिया नहीं बिछानी है, ब्लॉक तैयार करना है और सीधा कास्टिंग करनी है। तो फ़र्क है ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 का 5 हो रहा है। बहुत फ़र्क है इसमें 3 और 5 में, 2 मीटर क्यूब का फ़र्क। ठीक है, तो ये इस तरह से आउट टर्न होता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें भी, तो जैसे जैसे आएंगी मैं क्वेश्चन में कवर करा दूंगा इनको।
इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द व्यू शोइंग द फ्लोर प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज। तो हमने ड्राइंग वगैरह काफ़ी पढ़ी होती है, उसमें ये कह रहा है कि जिसमें प्लान दिखे, प्लान किस में दिखेगा, तो प्लान टॉप व्यू में ही दिखेगा भाई, प्लान का मतलब ही टॉप व्यू होता है। द टॉलरेंस लिमिट फॉर क्यूबिक कंटेंट मेजरमेंट इज गिवन बाय। तो टॉलरेंस लिमिट का मतलब होता है कि कितना हम, मतलब कितने में हम माइंड नहीं करेंगे। तो जैसे हम कोई डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं साइट पे, तो डिस्टेंस हो या एरिया हो या क्यूबिक कंटेंट हो यानी वॉल्यूम हो, तो इसके लिए आपको डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको ये याद रखना है बस 0.01। अगर बात करेगा लीनियर मेजरमेंट की यानी लेंथ की, तो फिर इसको मीटर कर देना। अगर बात एरिया की करेगा तो मीटर स्क्वायर कर देना, और वॉल्यूम की करेगा तो मीटर क्यूब कर देना। ठीक है, ये है टॉलरेंस लिमिट। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। ये जो मैंने अभी कहा ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियर मेजरमेंट के लिए 0.01, एरिया के लिए 0.01, क्यूबिक के लिए 0.01, पर ये यूनिट किस में है, मीटर में है। अब कई बार वो एरिया का पूछता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो तब ये 100 निकल के आएगा, यानी हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसको अलाउ कर देंगे कि इतना, मतलब ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और लेंथ में अगर इंटू करेंगे तो 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है तीनों ही केसेस में, खासकर एरिया में, इसमें बहुत पूछता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम इसमें माइंड नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो ये टॉलरेंस लिमिट है। तो तीनों की मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर, और इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द पार्ट्स विच आर नॉट विजिबल आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो पार्ट नहीं दिखता है उसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं। अब डैश में भी यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, नैरो या वाइड। तो जो पार्ट नहीं दिखता है हम नैरो से ही दिखाते हैं। आई थिंक सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डैश्ड नैरो लाइंस जो पतली होती हैं, वाइड भी होती हैं। अब ये सब एक्चुअली ड्राइंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हम एस्टिमेशन में ही पढ़ लेते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट अलग है, पर हम इसके काफ़ी जो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं इसके एग्ज़ाम में, जो भी आते हैं वो सारे हम एस्टिमेशन में ही कवर कर देते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A4 साइज ड्राइंग सीट। तो A4 का आप याद कर लो सीधा सीधा 297 करके, 297 इंटू 210 mm में, ठीक है। और अगर किसी और का पूछे तो फिर उसको आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये A4 साइज़ है और 297 है तो यही वाला होगा, और 210 है तो ये वाला होगा, ठीक। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम A1 से A2 आते हैं तो इसका साइज़ कम होता है, A3 आएंगे और कम होगा, A4 में और कम होगा, A5 में और कम होगा, और A0 भी होता है वैसे एक। तो जैसे A4 से आप A3 जाएंगे तो ये डबल होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कम होगा, तो कितना कम होगा, आधा होगा। और जब बढ़ने की बात होगी तो कितना बढ़ेगा, डबल होगा। पर डबल होगा एरिया। A3 से A2 जाएंगे तो एरिया डबल हो जाएगा, A2 से A1 जाएंगे तो एरिया डबल हो जाएगा। तो अब ये जो डबल होने का कॉन्सेप्ट है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये तो A4 पेज है यहाँ पे। अब आपको अगर A3 का पूछे तो आप इसको डबल कर देना ऐसे, जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर देना A4 को 2 बार लिख के, तो ये कंबाइंड होके A3 बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 297 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 210 था वो डबल होके 420 हो गया। तो इसका मतलब A3 का जो साइज़ होगा वो 420 इंटू 297 होगा, राइट। तो इस तरह से ये एरिया डबल होता है। और अगर आपको अगेन एक बार फिर देख लेते हैं, अब मैं A3 बना रहा हूँ। अब इसमें 297 ये भाग जाएगा और 420 ये चला जाएगा। 420 कैसे गया, ये 210 ये था और 210 ये था। अगर मैं इसमें ये A4 पेज बना रहा हूँ मैं ये दो A4 पेज थे, इनको जोड़ के A3 पेज बना था, यही हुआ था। अब अगर आपको A2 पूछेगा तो इसको डबल कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना बस। तो 297 डबल होके इधर हो जाएगा, 300 और 300 600 यानी 594 ये हो जाएगा, और ये 420 ही रहेगा। तो ये A2 का साइज़ हो गया, ये A2 का साइज़ हो जाएगा 594 इंटू 420। तो इस तरह से आप A4 का याद कर लो केवल, और इसके अलावा आपको जो भी पूछेगा आप उसको उस तरह से बता देना। A4 का याद कर लो, A3 का पूछेगा डबल कर देना, A2 का पूछेगा एक बार और डबल कर देना, A1 का पूछेगा एक बार और डबल कर देना, इस तरह से। A5 का पूछेगा तो आधा कर देना, ये A4 है, A5 का पूछेगा तो आधा कर देना ऐसे। तो 210 तो वही रहेगा और 297 का आधा कर देना यहाँ से, ये A5 का हो जाएगा।
इस तरह से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। टाइटल ब्लॉक इज़ ड्रॉन ऑन द, टाइटल ब्लॉक कहाँ हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्राइंग हमने बहुत सारी बनाई होती हैं। इस तरह से हम राइट कॉर्नर में बनाते हैं, बॉटम कॉर्नर में टाइटल ब्लॉक, जहाँ पे हम डिटेल देते हैं, अपना नाम, कॉलेज का नाम, ड्राइंग किस चीज़ में है, किस चीज़ के उस बारे में, इस तरह से। तो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। द यूनिट ऑफ पेमेंट इन ब्रिक मेसनरी इन MKS इज़, तो ब्रिक मेसनरी में यूनिट ऑफ पेमेंट पूछा है। अब क्या होता है कि यूनिट ऑफ पेमेंट जो है वो रिलेटेड होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। भाई जिस चीज़ को आप, भाई किसी चीज़ को आप जिस चीज़ में मेज़र करोगे उसी में तो पेमेंट भी करोगे उसकी। अब ब्रिक मेसनरी मीटर क्यूब में मेज़र होती है तो पेमेंट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, है ना, तभी तो कैंसल आउट होकर रुपए में आ जाएगा। Which book is to be used for the detailed measurement of a building or correctly preparation of estimates for periodical repairs and their execution। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कोई बिल्डिंग है उसमें आपको पीरियोडिकल रिपेयर्स के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह की बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट बुक तैयार की जाती है जिस टाइम पे वो बिल्डिंग बन रही होती है, ताकि फ्यूचर में जो उसमें डिटेल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक बड़ी बिल्डिंग बनी और उसमें जब वो बनी तो उस टाइम पेंट तो होगा ही उस पर, तो उस टाइम उस पर जो पेंट हुआ उसका पूरा हिसाब किताब हमने मेजरमेंट बुक में डाल दिया कि इतना इतना हिसाब किताब, इतने पैसे लगे, इतना एरिया था इसका। अब 4 या 5 साल बाद पीरियोडिकल रिपेयर हुआ, मतलब एक निश्चित समय के बाद एक रिपेयर मांगती है हर चीज़। तो बिल्डिंग में मैं पेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, तो पेंट मांगेगी वो बिल्डिंग, तो अब ये नहीं होगा कि दोबारा हम सारा कुछ मेज़र करेंगे, यार कितना इसमें पेंट लगेगा, लास्ट टाइम कितना लगा था। तब मेमोरी बेस्ड नहीं होंगी चीज़ें, तब सीधा ये बुक उठाई जाएगी और इस नतीजे पे आया जाएगा कि हाँ पिछली बार इतना लगा था, अब इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं तो अब इतना इसका कॉस्ट इतना आ जाएगा। ये मतलब है पीरियोडिकल रिपेयर्स का। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हों इसके लिए ये बुक तैयार की जाती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। इसी की बात कर रहा है यहाँ पर। डिटेल्ड मेजरमेंट लिखा हुआ है, हर बारीक चीज़ उसमें नोट की जाएगी। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इज ए मेजरमेंट बुक ऑफ परमानेंट नेचर। इन दिस बुक डिटेल्ड मेजरमेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग आर करेक्टली रिकॉर्डेड ऑन इट्स कंप्लीशन सो एज टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर पीरियोडिकल रिपेयर्स, जो मैंने अभी कहा। फॉर एग्जाम्पल एनुअल वाइट वॉशिंग, पेंटिंग वगैरह, ठीक है। ये सब वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया आपको। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वॉल इन MKS। थिन पार्टीशन वॉल, तो पार्टीशन वॉल तो मीटर स्क्वायर में ही जाता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। थिकनेस स्पेसिफाइड होती है उसकी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन MKS ऑफ डोर एंड विंडो सिल फॉर सीमेंट मोटार प्लास्टर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोर और विंडो में अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे सिल की बात कर रहा है। सिल क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दहलीज जिसको हम बोलते हैं। ये दरवाज़ा है तो ये नीचे वाला पार्ट, ये बगल में खिड़की है तो ये इसका नीचे वाला पार्ट। तो ये जो दहलीज बनती है इसको हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। कहाँ गया, अच्छा ये है स्क्वायर मीटर। तो ये फ़र्क है इनमें छोटा छोटा, देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे दरवाजे में और विंडो में भी जो चौखट होती है जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, दरवाजे का एग्जांपल ले लेते हैं, ये मीटर क्यूब में जाता है क्योंकि यहाँ पे मोटी लकड़ी लगती है काफ़ी। लेकिन अगर लकड़ी से ही बना हुआ जो दरवाज़ा है जिसको हम शटर बोलते हैं वो मीटर स्क्वायर में जाता है। जब मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करवाए थे तो डोर वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि दरवाज़ा 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है शटर। अक्सर हम क्या करते हैं, शटर को ही दरवाज़ा बोल देते हैं कि भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, लेकिन दरवाज़ा असल में इन दोनों चीज़ों से बनता है। फ्रेम और शटर उसके कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो फ्रेम वाला पार्ट है ये क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है, और ये जो शटर वाला पार्ट है चाहे ये किसी चीज़ का भी बना हुआ है, कांच का है, लकड़ी का है, ये स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाएगा। और साथ के साथ जो सिल होगी, विंडो की सिल और दरवाजे की भी जो सिल होगी वो स्क्वायर मीटर में मेज़र की जाएगी। दरवाजे की सिल कई बार नहीं भी लगाते हैं पर विंडो में लगाते हैं ज़रूर। द जनरल डायमेंशन ऑफ एनी एस्टिमेशन शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू। तो जनरल डायमेंशन लिखा हुआ है, मतलब कि वो लीनियर की ही बात नहीं कर रहा है, वो स्क्वायर, वो एरिया की भी और वॉल्यूम की भी बात कर रहा है। तो 0.01 मीटर ओनली, इसका मतलब वो लीनियर की बात कर रहा है क्योंकि मीटर लिख दिया है। स्क्वायर मीटर में एरिया अपने आप ही आ गया, मतलब
लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब स्क्वायर मीटर कह रहा है तो एरिया की बात कर रहा होगा और क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। सारे ऑप्शन सही हैं, तो ये जस्ट रिवाइज करने के लिए डाल दिया था। The incidental expenses of miscellaneous nature which cannot be classified under any distinct subhead yet pertains to the work as a whole is termed as। तो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जो घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी साइट पे, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, उसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सीजेंसीज, कंटिजेंसीज, इंसिडेंसीज या बोथ ए एंड सी। तो देखिए इसको हम असल में कंटिजेंसीज कहते हैं, इस कैटेगरी में रखते हैं। क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमें नहीं पता होता है कि काम के दौरान कौन सी अनहोनी हो जाए, किसी मज़दूर के चोट लग जाए, किसी के पैर टूट जाए, किसी के सर पे पत्थर लग जाए कहीं से गिर के, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी रखा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना, कोई घटना घट गई। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से नहीं पता होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की लागत है, जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट है, उसका ही 3 से 5% कैलकुलेट कर देते हैं और उतना पैसा रिजर्व में रखते हैं कि अगर कोई घटना हुई तो हम वहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगा देंगे। ठीक, कोई मज़दूर काम कर रहा था, उसके पैर में पत्थर गिर गया, अब उसका हॉस्पिटल का खर्चा आ रहा है मान लो 10,000 15,000, तो वो पैसा कौन भरेगा, तो वो कंटिजेंसी से निकाला जाएगा। जैसे 1 करोड़ अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत है तो इसका 3 से 5%, फिर कई फैक्टर देखे जाते हैं कि 3% लें, 3.5 लें, 4 लें, तो 3 का ही मान लेते हैं फ़िलहाल। तो 3% इसका कितना आएगा, 30,000 और 1 जीरो और 3 लाख आ जाएगा करीब। अगर ऊपर नीचे हो रहा होगा कैलकुलेशन कोई बात नहीं। तो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए हमने रिजर्व में रखा हुआ है इस 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। तो जब भी कोई घटना होगी और कुछ भी नुकसान होगा तो वो फंड जो है वो कंटिजेंसी से निकाला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, पर मैंने आपको मेन चीज़ बता दी जो है 3 से 5%। ये बहुत पूछा जाता है सवाल कि कंटिजेंसीज कितना परसेंट लिया जाएगा। ये बाद में लिया जाता है, जब एस्टिमेट तैयार हो जाता है उसका 3 से 5% लेंगे टोटल का। गिव फुल फॉर्म ऑफ C/C। तो C/C का क्या मतलब हो सकता है, तो C/C का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। सॉरी, सीमेंट कंक्रीट के लिए हम CC यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्लिक लगा हुआ है ना, ये सेंटर टू सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर तो हम CU CM करके दिखा देंगे। टास्क फॉर अ मेसन पर डे टू बिल्ड हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। तो अभी हमने बात की थी RCC की। RCC में वो था ना 3 था, RCC में 3 मीटर क्यूब था आउटर्न। C में PCC बोल सकते हैं, इसमें 5 था। तो इसी तरह से ब्रिक वर्क के भी होते हैं कुछ, तो जो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख रखे हैं। ब्रिक वर्क अगर फाउंडेशन में हो रहा है तो 1.25 क्यूबिक मीटर, और अगर सुपर स्ट्रक्चर में हो रहा है तो 1। अब ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन का काम हम उसमें अपीयरेंस मैटर नहीं करेगी, फाउंडेशन में केवल स्ट्रेंथ मैटर करेगी, और सुपर स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी और अपीयरेंस भी मैटर करेगी। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा कम आएगा निकल के। यहाँ 1.25 क्यूबिक मीटर आ रहा है तो यहाँ 1 ही क्यूबिक मीटर हो पाएगा एक दिन में, और पर मैसन है ये एक मज़दूर के द्वारा। ठीक है, आर्चेस का काम थोड़ा औखा होता है, बारीक होता है, तो वहाँ पे और कम आ गया 0.55 क्यूबिक मीटर पर डे। आर्चेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो है पार्टीशन वॉल का, यह है 5 मीटर स्क्वायर पर डे। तो 5 मीटर स्क्वायर इसलिए, अब देखो पार्टीशन वॉल एरिया में देखी जा रही है, फ़र्क देख रहे हैं आप, फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर इनमें क्या था, क्यूबिक मीटर। देखिए इनमें क्या है, मीटर क्यूब, फाउंडेशन में, सुपर स्ट्रक्चर में या आर्चेज में। लेकिन पार्टीशन वॉल में नंबर अचानक बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, यहाँ मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। फिर रीइंफोर्स्ड में अचानक कम हो गया क्योंकि वहाँ मीटर स्क्वायर में बात हो रही है, सॉरी मीटर क्यूब में बात हो रही है। ठीक है, तो यूनिट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब रीइंफोर्स्ड का मतलब ये है एक ऐसा काम जहाँ पे सरिया भी लग रही हों और जहाँ पे ईंटें भी लग रही हों और ऑफकोर्स जहाँ पे मसाला भी लग रहा हो, ऐसे काम होते हैं। कॉलम बनते हैं ऐसे बहुत सारे जो ईंटों से बनते हैं, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क बोलते हैं उसको। तो इस तरह के काम का आउटटर्न जो है वो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए पर मैसन पर डे। डिडक्शन एट क्रॉस वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन इज। सेंटर लाइन के लिए क्रॉस वॉल के लिए कितना डिडक्शन करेंगे, तो अलग अलग तरह के होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ वैसे किसी एक वीडियो में। अगर
एल शेप बन रही है कहीं पे, इस तरह से दीवार होती है ना, ऊपर से देखने पे अगर ऐसे दिख रही है तो यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होता सेंटर लाइन मेथड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सीधा चले गए, सीधा आ गए इधर। लेकिन अगर बात हो रही है टी जंक्शन की, तो यहाँ पर हाफ वॉल डिडक्ट की जाती है, क्योंकि ये वाला हिसाब किताब इधर का हो गया और इसका यहाँ से होता है, तो ये वाला पार्ट फालतू आ जाता है हाफ वॉल का, तो टी वाले में हाफ हटा देते हैं। और तीसरा होता है क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल का मतलब होता है आई टाइप का बन रहा हो जहाँ पे, इस तरह से। तो इसमें हम जो करते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 टी बन रहे हैं एक हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होता है, आधा वॉल यहाँ डिडक्ट होती है और आधा वॉल यहाँ डिडक्ट होती है। आधे वॉल जितनी लेंथ, कहने का मतलब ये है, और ये वाला कंसीडर करेंगे। तो जब क्रॉस वॉल की बात करेगा तो थिकनेस ऑफ वॉल, जब टी जंक्शन की बात करेगा तो हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, और जब एल शेप की बात करेगा तो नो डिडक्शन, और सीधी वॉल में तो वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं होगा। In the absence of a detailed design, the percentage of steel in a raft foundation may be taken as। अभी सीधा डेटा होता है, ठीक है, इसमें 0.5 से 0.8 इसका आंसर है कि राफ्ट फाउंडेशन में जो हम स्टील यूज़ करेंगे वो कितना होना चाहिए। ये हमने राफ्ट फाउंडेशन तैयार की कहीं पे, तो उसमें जो स्टील यूज़ हो रहा है, तो वॉल्यूम के हिसाब से स्टील कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो 1% भी नहीं करेगा, 0.5 से 0.8% ऑक्यूपाई करेगा। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रूम्स आर शोन इन द, तो लंबाई और चौड़ाई कहाँ दिखेगी, तो अगर हम देखो एलिवेशन बनाते हैं, मतलब सामने से देखते हैं कोई घर को, तो क्या इसमें लंबाई चौड़ाई दिख रही है, नहीं, लंबाई तो दिख रही है लेकिन चौड़ाई पीछे पीछे चली गई, ऊंचाई दिख रही है, तो एलिवेशन तो नहीं होगा आंसर, समझिए इसको। एलिवेशन में तो लंबाई दिख रही है, ऊंचाई दिख रही है, पर अगर हम प्लान बनाएंगे, यानी ऊपर से देखेंगे उस घर को, तो लंबाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी, तो इसका आंसर होगा प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में किसको मेजर नहीं करेंगे, यानी 3 चीज़ों को करेंगे और एक ऐसी होगी जो नहीं करेंगे। रिमूविंग ऑफ पेंट, पॉइंटिंग, टिम्बर रूफिंग, पेंटिंग फर्नीचर। तो पॉइंटिंग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मीटर स्क्वायर में है। टिम्बर रूफिंग, लकड़ी का छत। यहाँ पर सही आंसर है पेंटिंग फर्नीचर। ये देखने से तो लग रहा है कि मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन ये असल में रनिंग मीटर में मेज़र किया जाता है, जस्ट लाइक कॉर्निस, ठीक है। तो पेंटिंग फर्नीचर यानी फर्नीचर को पेंट करना जो है वो इस रनिंग मीटर में देखा जाता है, स्क्वायर मीटर में नहीं देखते उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लॉन्ग एंड थिन वर्क्स शैल बी मेजर्ड इन रनिंग यूनिट्स। ठीक लग रहा है, मतलब लंबे लंबे जो काम होते हैं और पतले होते हैं उनको हम रनिंग मीटर में देख सकते हैं, तो कॉर्निस इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर भी आगे पढ़ते हैं। थिक वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट, ये बिल्कुल सही बात है। बल्कि जो काम होते हैं, फाउंडेशन बिछ रही है मोटी सी, दीवार बन रही है काफ़ी मोटी, तो वो क्यूबिक कंटेंट में ही जाता है। पीस वर्क, जॉब वर्क शैल बी मेजर्ड इन नंबर्स, ये भी ठीक लग रहा है ना, पीस वर्क कितने काम हुए इस तरह से। सैलो थिन वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। तो ये होता है कई बार ना ऑप्शन पढ़ के ही क्लैरिटी आ जाती है कि भाई यहाँ पे तो डी सही होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो डी इनकरेक्ट है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन सही है वो, क्योंकि सैलो और थिन वर्क जो है, जैसे पार्टीशन वॉल है, क्या वो क्यूबिक कंटेंट में जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, वो तो मीटर स्क्वायर में जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डी होगा। पढ़ने से ही क्लैरिटी आ गई। रोल्ड स्टील जॉइंट्स, चैनल्स, एंगल आइटम्स, फ्लैट्स, स्क्वायर्स एंड राउंड्स आर मेजर्ड इन। तो इनको हम किस में मेज़र करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है स्टील से रिलेटेड हैं ज़्यादातर इनमें से। फ्लैट वगैरह देखे होंगे आपने, ऐसे लोहे के टुकड़े होते हैं, ठीक है। स्टील जॉइंट्स, चैनल वगैरह सब लोहे के ही तो होते हैं, ये एंगल आइटम्स, तो ये सारे जो हैं ये जाएंगे केजी में। देख लेते हैं पहले एक बार, हाँ ठीक है। वैसे तो आमतौर पे जब स्टील बल्क में आता है तो क्विंटल में आता है, पर जब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इनको हम किस में करेंगे, केजी में कंसीडर करेंगे, कितना किलो है भाई। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे रिवेट्स हैं, तो रिवेट्स को कई बार हम नंबर में भी मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो नंबर का खैर ऑप्शन ही नहीं है, पर फिर भी तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज़, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जहाँ पे स्क्वायर मीटर मेज़र किया जाएगा। फैब्रिकेशन एंड होइस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, रोल्ड स्टील जॉइंट, चैनल्स, एंगल्स, फैब्रिक रीइंफोर्समेंट, वायर नेटिंग या बैंडिंग और बाइंडिंग ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वायर नेटिंग। वायर नेटिंग का मतलब होता है लोहे की जाली, ये वाला काम जो है ये स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है। स्टील के ज़्यादातर काम
मीटर क्यूब नहीं, स्टील के ज़्यादातर काम जो है या तो केजी में या फिर क्विंटल में। एक्चुअली केजी और क्विंटल अलग नहीं है, ये एक ही यूनिट है। वो तो डिपेंड करता है कि काम छोटे स्केल पे हो रहा है या बड़े स्केल पे हो रहा है। तो स्टील के ज़्यादातर काम जो है वो क्विंटल और केजी में ही जाते हैं, सिवाय किसके, वायर नेटिंग के। ऐसे एक दो काम होते हैं छोटे छोटे जो मीटर स्क्वायर में जाते हैं। तो वायर नेटिंग जो है ये मीटर स्क्वायर में जाता है। लोहे की जो पतली पतली तारें होती हैं उनसे जब हम ऐसी जाली बना देते हैं ना, इसको हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं कि बताओ भाई कितना मीटर स्क्वायर जाली बनाया गया इस लोहे से। वहाँ पे हम किलो नहीं देखेंगे। जब कोई जाली बनाएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कितना किलो लोहा लगा, हम एरिया पूछेंगे। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो फैब्रिक रीइंफोर्समेंट अपने आप आ गया उसमें, पर मेन चीज़ जो है वो है वायर नेटिंग। सैलो, थिन एंड सरफेस वर्क शैल बी मेजर्ड इन। सरफेस वर्क का मतलब वही है, जैसे पार्टीशन वॉल है या पेंटिंग भी कर रहे हो कहीं पे, तो ये सारे किस में जाने चाहिए, स्क्वायर यूनिट में। द मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन मीटर इन केस ऑफ, मीटर में नहीं होगी जिसमें। तो मॉडलिंग स्ट्रिंज कोर्स क्या होता है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं हम, तो ये रनिंग मीटर में होता है आई थिंक, पर यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। ऑर्नामेंटल कॉर्निस भी रनिंग मीटर में ही जाता है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट या ऑर्नामेंटल पिलर कैप्स, पर पिलर जो है ये बल्कि काम है, पिलर तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, यही ऑप्शन सही है, ये रनिंग मीटर में नहीं होगा, बाकी चीज़ें होंगी। कई बार एलिमिनेशन से ही आंसर देखने को मिल जाता है, तो सारे तिकड़म लगाने पड़ते हैं, साम दाम भेद दंड करके, है ना। फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मेसनरी वर्क एंड एक्सकेवेशन वर्क, एक्यूरेसी रीइंफोर्समेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कम्पेयर टू थिकनेस और विड्थ इज़। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेसनरी वर्क हो रहा है तो उसमें हम क्या सभी चीज़ों को लेंथ, विड्थ और थिकनेस, क्या हम सभी चीज़ों को बराबर तवज्जो देंगे या फिर किसी चीज़ को कम और किसी को ज़्यादा। तो असल में जो लेंथ है इसको हम ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसकी एक्यूरेसी का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो सवाल यही पूछ रहा है यहाँ पर कि एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है और मेसनरी वर्क हो रहा है, तो इसमें हम लेंथ की एक्यूरेसी को अगर हम विड्थ और थिकनेस की एक्यूरेसी से कंपेयर करें तो क्या कोई फ़र्क होगा। अगर कोई फ़र्क नहीं होता तब तो आंसर इक्वल होता, लेकिन फ़र्क होता है, लेंथ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कहीं पे फाउंडेशन ही बिछ रही है सपोज़, तो लेंथ कितनी रखेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। विड्थ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ का चला जाएगा मोर में। एक सेकंड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर। देखिए, जैसे कोई फाउंडेशन वर्क हो रहा है, अब इसमें जो लेंथ है वो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गई तो उससे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चौड़ाई तो मैटर करेगी ना, कि कितना चौड़ा रख रहे हो आप उसको, फाउंडेशन को। तो लेंथ की एक्यूरेसी में जो हम प्रिकॉशन रखेंगे वो कम रखेंगे, लेंथ के लिए लेस होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है ना इन्होंने। तो एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एज कंपेयर्ड टू थिकनेस या विड्थ, तो फिर लेस होगा। और अगर उल्टा पूछे, विड्थ के लिए पूछे, तब मोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा कि लेंथ में हम थोड़ा कम एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। इन विच यूनिट इज़ एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग मेजर्ड, ब्लास्टिंग के लिए जो हम एक्सप्लोसिव यूज़ करेंगे वो केजी में किया जाता है, पर केजी कितना किलो लगा। मास, वॉल्यूमिनस एंड थिक वर्क शैल बी टेकन इन, तो जो बल्कि काम होते हैं उनको हम किस में करेंगे, क्यूबिक कंटेंट में, बी हो जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ अ डिटेल डिज़ाइन द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर कॉलम्स मे बी टेकन एज, तो ये वही क्वेश्चन है जैसे वहाँ पे था 0.5 to 0.8 था, जैसे राफ्ट फाउंडेशन में स्टील का परसेंटेज, तो यहाँ पे 1 to 5 होता है। सीधा याद करने वाली चीज़ें हैं ये, तो 1 to 5% लेंगे हम स्टील का परसेंटेज कॉलम्स में। तो यहाँ से ये भी दिखता है कि कॉलम में हम स्टील थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वर्टिकल मेंबर होता है ना, तो उसको स्टेबल रहने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए। राफ्ट फाउंडेशन का क्या है, बिछा दो नीचे, कॉलम के कंपैरिजन में तो नहीं है ना वो कहीं से कहीं तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिवेट्स, तो अब देखो यहाँ पर तो क्विंटल दे रखा है इन्होंने और नंबर्स भी दे रखा है, तो जब इस तरह का केस हो तो तब हम क्विंटल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम उसको लोहा मान के चलेंगे, हम उसको बल्क में देखेंगे। जब किसी बड़े काम के लिए रिवेट मंगाई जाएंगी तो वहाँ पे बल्क में आएंगी, वहाँ पे 2-4 किलो से काम नहीं चलेगा। पर अगर क्विंटल न हो ऑप्शन में
तब हम नंबर्स को सही मानेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्विंटल ना हो और केजी हो ऑप्शन में, तो केजी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर उसके बाद आता है सेकंड प्रायोरिटी पे। थ्रेडिंग इन द आयरन इज मेजर्ड इन। थ्रेडिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। जो लोहे के पाइप में हम चूड़ियाँ काटते हैं ना, तो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। फॉर सप्लाई लाइम इज़ मेजर्ड इन। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना फॉर सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। लाइम को अगर सप्लाई कर रहे हो, एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तब तो हम उसको, मैं खुद भूल गया, तब तो हम उसको वजन में देखेंगे, क्विंटल में देखेंगे, ठीक है। अगर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हो, क्विंटल या केजी में देख लेंगे। लेकिन अगर इसको हम कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब अगर हम फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं लाइम कंक्रीट को, तब वो क्यूबिक मीटर में चला जाएगा। तो ये फ़र्क देख लेना है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। वैसे मैंने क्वेश्चन लगा रखा है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। इनमें से स्क्वायर मीटर में किसको मेज़र नहीं करेंगे? तो पॉइंटिंग को तो करते हैं, शटरिंग और डीपीसी इनको करेंगे। ड्रिप कोर्स ही होगा शायद, हाँ ड्रिप कोर्स है। शटरिंग का मतलब, शटरिंग आपने देखी होगी, जो हम शटरिंग करते हैं उसके लिए, कोई भी काम करने के लिए जो हम डंडे बनाते हैं। ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स इज़ मेजर्ड इन। तो ग्राउटिंग जो है ये क्रैक्स को भरने को कहते हैं। ये दीवार है, इसमें कोई क्रैक्स पड़ गए, 2-4 क्रैक्स पड़ गए, तो इनको भरना किसी मोटार से, इसको हम कहते हैं ग्राउटिंग। और इसको मेज़र करते हैं रनिंग मीटर में। ग्राउटिंग, कॉर्निस, ये सारी चीज़ें रनिंग मीटर में जाती हैं। फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ कॉरुगेटेड सीट्स, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया इज। तो कॉरुगेटेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना है, अगर सिर्फ कॉरुगेटेड बोला गया है तब तो हम 14% लेंगे। अगर एस्बेस्टस सीट बोला जाएगा तब 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेमी कॉरुगेटेड लिखा है या कॉरुगेटेड लिखा है। तो ये 3 तरह के आंसर हैं इसमें, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर कॉरुगेटेड सीट लिखा हुआ है सिर्फ, तब तो 14% है। अगर एस्बेस्टस सीट है तो उसमें सेमी में 10 जाएगा और नॉर्मल में 20 जाएगा। और एक केस और बनता है इसमें, जहाँ पे ना कॉरुगेटेड हो ना कुछ हो, सिर्फ, हाँ मतलब कॉरुगेटेड तो होगा, जहाँ पे, वो मैं आगे ही बताऊँगा आपको, वहाँ पे 1.1 भी होता है, यानी 10% की बढ़ोतरी। जैसे ये 14% की हो रही है, ये 10 की हो रही है, ये 20 की हो रही है, और एक 1.1 था या 1.25 था, ऐसा ही है कुछ। ये वाला केस भी है। ये क्वेश्चन सारे मैंने आगे लगा रखे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब तक एस्बेस्टस न बोले तब तक आप 14 वाले को मान के चलना। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टील रीइंफोर्समेंट। तो स्टील को हम किस में करेंगे? क्विंटल में ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम भी है, क्विंटल भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? क्विंटल को, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब काम होगा तो बड़े स्केल में होगा। हाँ, अगर क्विंटल नहीं ऑप्शन में तब किलोग्राम ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट अ लम्प सम आइटम। इनमें से लम्प सम कौन सा नहीं है? तो प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, ये लम्प सम में नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बोल चाल से थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसका हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं लम्प सम में चलती हैं। कंटिजेंसीज मैंने बताया था 3 से 5%, तो लम्प सम भी तो हुआ। अगर एग्जैक्ट होता तो वो बोलते 3.5% या 3.6%, तो लम्प सम में चल गया। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन 7 to 8% ले लेते हैं। लेकिन प्लास्टरिंग में ऐसा नहीं होता। प्लास्टरिंग में वॉल को मेज़र करते हैं, और जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे कि 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो रिड्यूस नहीं करेंगे, 3 मीटर स्क्वायर वाला, तो ये जिसमें हम इतनी बारीकी में जा रहे हैं उसको हम लम्प सम में नहीं मान सकते। तो प्लास्टरिंग ऑफ वॉल एक लम्प सम आइटम नहीं है। अकॉर्डिंग टू IS 1200 फ्लोर फिनिशेज शैल बी मेजर्ड इन। फ्लोर फिनिशेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे फ्लोर बनता है तो उसका एक पार्ट होता है रिजिड वाला, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और एक होती है उसकी अपीयरेंस ऊपर से, जिस पर हम चलते हैं, जहाँ हम टाइल्स वगैरह लगा लेते हैं या वुडन फ्लोरिंग कर लेते हैं। तो वो वाले पार्ट की बात हो रही है, तो वो जाएगा स्क्वायर मीटर में। और लास्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन इन MKS इज। देखिए सेम क्वेश्चन, लाइम कंक्रीट का जब सप्लाई कर रहे थे तब हम उसको वेट में देख रहे थे, क्विंटल में या केजी में, लेकिन जब हम इसको फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट के तौर पे, तो ये कंसीडर किया जा रहा है क्यूबिक मीटर में। तो ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। चलिए, ये था पहला पार्ट। इसी तरह से इसके 4 पार्ट और आएंगे। तो इस पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है या कहीं पर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।